हेलो गाइस। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। गाइस, अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 5 तक हमने पढ़ा वो बेसिक कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग ऑफ ट्रेडिंग, रिगार्डिंग ऑफ बाय एंड सेल। लेकिन अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो हम इसके बैकएंड में जितनी भी चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन ट्रेडिंग के अलावा भी तो और चीज़ें होती हैं जिस जिस बेस पे ट्रेडिंग की जाती है। तो वो हम आगे अब इन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ तक हम अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और 50% मार्क्स भी हमने कवर कर लिए हैं। आगे के जितने भी चैप्टर हैं 6 to 10, वो आगे 50% का वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम में गाइस क्या आता है, ये हम इस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। गाइस, ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना, ये बेस है चैप्टर नंबर 7 और 8 का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन इस चैप्टर नंबर 6 में जो वर्ड, जो लैंग्वेज, ठीक है, जो सेंटेंसेस यूज होंगे वो कहीं ना कहीं आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में यूज होंगे। अगर आपको ये चीज़ें चैप्टर नंबर 6 की समझ में नहीं आई तो आपको 7 और 8 चैप्टर समझने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप उन वर्ड्स को ही नहीं समझ पाओगे तो आपको आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जैसे हमने पहले फ्यूचर, फॉरवर्ड और ऑप्शंस की डेफिनेशन सीखी थी, ऐसे ही ट्रेडिंग सिस्टम को समझने के लिए तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अगर वो प्रोसेस की बात करें तो उस प्रोसेस का बेस है ये चैप्टर। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हार्डली 3 to 4 मार्क्स का आता है, बट इसका बेस इतना ज़्यादा है, इतना इम्पोर्टेंट रखता है कि वो 7 और 8 चैप्टर में यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। गाइस, इसमें सबसे पहले ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करिए। तो पहले मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताइए एक ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, अगर हम पुरानी जमाने में जाएं तो ट्रेडिंग सिस्टम क्या है आप मुझे बताएं। आपने अगर पुराने फिल्म्स में देखा होगा, ठीक है, तो जो एक सर्कल पे लोग खड़े रहते थे, ठीक है, बाय और सेल का ऑर्डर देते थे, एक रिंग होता था। आपने स्कैम 1991 की जो वेब सीरीज है उसमें जो सिस्टम देखा है, तो पहले वही सिस्टम ट्रेडिंग सिस्टम चलता था। लेकिन आज आज सारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में चलता है। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले चीज़ों को रीड करेंगे और फिर उन उन जो लिखा है उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या लिखा है? इन दिस चैप्टर वी शैल टेक अ ब्रीफ लुक at a trading system of future and option on exchanges, including various type of order. However, the best way to develop an understanding of a trading system is to be actually watch the screen and observe trading. ये कह रहे हैं कि ट्रेडिंग का जो एक सिस्टम है वो फ्यूचर, ऑप्शंस और जो टाइप ऑफ ऑर्डर होते हैं उनसे बना हुआ है। लेकिन अगर आपको वास्तव में देखना है
कि जो ट्रेडिंग है वो कैसे होती है, तो आप अपना डीमेट अकाउंट खुलाएं और किसी भी शेयर्स को बाय करें या सेल करें और अपने आप को खुद को फील करें उसकी स्क्रीन को कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। ठीक है। As stated earlier, future and options are standardized contract and like shares. They are traded on exchange. क्या कह रहे हैं कि जैसे शेयर्स की लेन देन होती थी ऐसे ही पहले फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की कॉन्ट्रैक्ट की लेन देन होती थी। Market around the world can be classified into two main type of booking trade, namely open outcry market and electronic market। तो गाइस ओपन आउटक्राई मार्केट क्या है? वही जो आज से पहले होती थी। रिंग होता था एक, रिंग में सामने वाली पार्टी बाय और सेल का ऑर्डर अपने इशारों से, अपने हैंड से, उसे हैंड प्रैक्टिस कहते हैं, अपने हैंड से ऑर्डर देती थी। अगर हैंड में उसने बाय सिग्नल दे दिया तो वो उस ब्रोकर ने समझ लो वो शेयर को बाय कर लिया। और जो लास्ट ब्रोकर जो भाव पे बाय या सेल डिसाइड होता था उसको बोर्ड पर एक पेन से या चौक से जो वहाँ का एक्सचेंज का बंदा था वो लिख देता था। ठीक है। तो इसको इन्होंने बोला क्या है? इसको इन्होंने बोला है ओपन आउटक्राई। लेकिन आजकल जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के थ्रू होती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के थ्रू होती है। ओपन आउटक्राई इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल टू एन एक्सचेंज विद इन्वॉल्व शाउटिंग और यूजिंग हैंड सिग्नल। मैंने आपको बताया ना हैंड सिग्नल टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन अबाउट बाय और सेल। ठीक है। In an open outcry market, usually the trading take place in a large hall. ठीक है। As a bit, as a bit, where members are present and contracts are traded through continuous bid and offer. ठीक है। Thus, such a market bring together the buyer and seller on a platform for trading. तो जो वो प्लेटफॉर्म था पुराने ज़माने में वो इस तरीके से वर्क करता था। ठीक है। अगर आपके ब्रोकर ने हैंड से सिग्नल दे दिया कि बाय का, तो वो आपका बाय का अपने आपका बाय हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। ठीक है। अब बात करते हैं, और पहले जो शेयर्स होते थे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होते थे, फिजिकल फॉर्म में ही होते थे। ठीक है। ये बात हमने अपने चैप्टर नंबर 1 में ही सीख ली थी। अब ये कहते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में क्या होता है? स्क्रीन बेस्ड सिस्टम होता है। सारा जो डीलिंग होती है वो स्क्रीन बेस्ड होती है, ना कि ट्रेडिंग पिट के अकॉर्डिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इन इंडिया इज इलेक्ट्रिक इन नेचर with the bid and offer and the accepting being displayed on a terminal continuously। तो जो फ्यूचर और ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो या किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग हो आज की डेट में इंडिया में, ठीक है, क्योंकि हम किसका सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये इक्विटी डेरिवेटिव ऑफ इंडिया के एक्सचेंज का, तो मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो इंडिया में ट्रेडिंग होती है वो किसकी होती है? इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होती है। All the derivative exchange in India provided a fully automatic screen trading based platform for indexes। अब वो चाहे indexes फ्यूचर की बात करें, इंडेक्सेस ऑप्शन की बात करें, स्टॉक फ्यूचर की बात करें या स्टॉक ऑप्शन की, सभी की ट्रेडिंग स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। मतलब स्क्रीन पर जो भाव या सेल उस शेयर का या उस ऑप्शन का या उस डेरिवेटिव प्रोडक्ट का चल रहा है, जो भाव आप देख रहे हैं वही भाव पूरी दुनिया एक साथ देख रही है। ठीक है। These trading system support an order-driven market and simultaneously provide complete transparency of trading operations। ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है पूरा ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि बाय ऑर्डर सबके लिए वही है और बाय सेल ऑर्डर भी सबके लिए वही है।
तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वर्ल्ड वाइड वो सभी के लिए बाय ऑर्डर दिख रहा है सबको, और सभी के लिए सेल ऑर्डर दिख रहा है। जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो सभी के लिए चल रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज सिमिलर टू द ट्रेडिंग ऑफ इक्विटीज इन कैश मार्केट सेगमेंट। ठीक है, ओके। अब इन्होंने बात करें, ऑल द एक्सचेंजेस हैज डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर द एफएनओ मार्केट टू facilitate efficient and transparency trading in future and option instruments। ठीक है, ये जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी वो सेबी ही करेगी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन रखना। अब हम बात करते हैं एंटिटीज इन द ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब मैं क्या बोलूँ, एंटिटीज का मतलब बंदे, या मैं बोलूँ बॉडीज, या मैं बोलूँ कि कोई भी ऐसी एंटिटीज, या कोई भी ऐसा आदमी, या कोई भी ऐसी कंपनी, या कोई भी ऐसे इंडिविजुअल जो ट्रेडिंग सिस्टम में है, एंटिटीज जो ट्रेडिंग सिस्टम में आती हैं। तो ट्रेडिंग सिस्टम में बेसिकली गाइस ये 5 लोग आते हैं। पहला है ट्रेडिंग मेंबर, दूसरा है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, फिर प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर एंड पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब इनको पढ़ने से पहले मैं आपको इनका एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ ये क्या है। गाइस ट्रेडिंग मेंबर, जब अभी देखिए, जब जब आप कोई भी शेयर को अपने सिस्टम में, ठीक है, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में बाय या सेल कर रहे हैं, ठीक, तो वो बाय और सेल आप किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी टर्मिनल के थ्रू उस बाय और सेल को ट्रिगर कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस बाय सेल को जो आपने किया किया तो वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कराने वाला ब्रोकर है, लेकिन उसको मेंटेन और सॉफ्टवेयर मेंटेन करने वाला एक्सचेंज है। लेकिन उसके जो राइट्स आपको बाय और सेल करने के आपके ब्रोकर ने जो दिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक ट्रेडिंग मेंबर है। क्योंकि जो एक्सचेंज है, जो हमारा एक्सचेंज है, वो अपने नीचे किसको पावर देता है, ट्रेडिंग मेंबर्स को, कि आप जाओ और स्टॉक में आपको राइट है बाय और सेल करने का। तो अगर आपको एक्सचेंज ने खाली बाय और सेल करने के ऑर्डर का राइट दिया है कि जाओ आप बाय और सेल शेयर में कर सकते हो या करवा सकते हो, या किसी और क्लाइंट के बिहाफ पे कर सकते हो, तो ये जो सारे काम होते हैं गाइस, ये एक ट्रेडिंग मेंबर के होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको ब्रीफ समझा रहा हूँ, नीचे हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन एक बार जब आपने बाय कर लिया और आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आ गए, ठीक है, तो जब आप उसको सेल करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके डीमैट अकाउंट से जाएंगे भी। ठीक है, तो आपके शेयर का आपके डीपी में आना, आपके डीमैट अकाउंट में आना, या आपके डीमैट अकाउंट से जाना, ठीक है, ऐसे ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर और ऑप्शन का जब इन द मनी हो जाता है और आप उसकी फिजिकल सेटलमेंट कराते हैं, तो इस फिजिकल सेटलमेंट का करवाना ये किसका काम होता है, ये काम होता है क्लियरिंग मेंबर का। ठीक है, एक होता है जो खाली बाय सेल कराता है, एक्सचेंज ने उसको पावर दी है खाली बाय और सेल कराने की। लेकिन अगर एक्सचेंज ने उसको क्लियरिंग की पावर नहीं दी तो वो क्लियरिंग नहीं कर सकता। उसको वो क्लियरिंग के लिए या तो किसी और को बोलना पड़ेगा, या फिर जो एक्सचेंज ने कह रखा होगा कि तुम अपनी क्लियरिंग उससे कराओ, बट आपको ये राइट नहीं है। तो जिसके पास खाली बाय और सेल करने का या करवाने का, ठीक है, या ऑन द बिहाफ करवाने का जो राइट है, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग मेंबर। लेकिन जिसके पास ये दोनों राइट हैं,
उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आते हैं प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर और सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर पढ़ने से पहले हम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर के बारे में समझ लेते हैं। गाइस, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर जो होते हैं वो होते हैं कि ये सिर्फ खुद का सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होते हैं ये एडवांस लेवल पर क्लियरिंग मेंबर करते हैं। ठीक है, सेटलमेंट करते हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हम जैसे लोग। हम, अगर मैं टर्मिनल पे जाके बाय या सेल कर रहा हूँ, अब वो चाहे एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक एचयूएफ हो, चाहे वो एक कंपनी हो, वो कोई भी हो सकता है जो बाय सेल कर रही है, तो वो पार्टिसिपेंट है। जो अपने ब्रोकर, जो अपने क्लाइंट ने जिसको पावर दे रखी है, आईडी पासवर्ड दे रखा है, डीमेट अकाउंट खुलवा के दे रखा है कि आप टर्मिनल पे बाय और सेल कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग मेंबर की। क्या बोला उन्होंने? दे आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देखिए, मैं आपको आपको पहले भी चैप्टर नंबर फर्स्ट में बताया था कि इस एनएस जो एक्सचेंज है हमारा, ठीक है ना, जो स्टॉक मार्केट है हमारा, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अगर आपको ये समझना है तो आप जो गुरु भाई मूवी है, गुरु भाई, अभिषेक बच्चन की, ठीक है ना, और ऐश्वर्या राय की, अगर आपने वो देखी है तो शुरू शुरू में वो एक कमरे में गया था। ठीक है, और उसने उस कमरे में जाकर के बाय और सेल किया था। बिल्कुल एक कमरे में गया था और बाय और सेल किया था। तो जब उस टाइम पर एक कमरे में कुछ लोग मिल गए और किसी एक चीज की बिड और आस्क से उस चीज का प्राइस तय करना ही उस टाइम पे ट्रेडिंग कहलाती थी। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग जो लोग करवा रहे थे वो है ट्रेडिंग मेंबर। ऐसे ही एक्सचेंज ने आज के टाइम पे ये कहा कि ये ट्रेडिंग करवाने का राइट और करने का राइट किनको है? सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर और उनके क्लाइंट को और उनके ब्रोकर को, या उन ब्रोकर के जो क्लाइंट बनेंगे उनको। ठीक है, तो दे आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। दे कैन ट्रेड आइदर ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, या तो ये जो अपना ट्रेड है अपने क्लाइंट का लेंगे, और देयर ऑन अकाउंट। मतलब मैंने आपको बताया, अगर ये जो मेंबर है ये चाहे तो खुद किसी भी शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं, और चाहे तो किसी के बिहाफ पर, मतलब जैसे मैंने इनके यहाँ अकाउंट खोल लिया तो मैं भी बाय सेल कर सकता हूँ। ठीक है ना, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं ट्रेडिंग मेंबर नहीं हूँ, मैं इनका क्या हूँ? क्लाइंट हूँ। क्या हूँ मैं? इनका क्लाइंट हूँ। तो ये खुद भी कर सकते हैं और इनके क्लाइंट भी कर सकते हैं। और इनका क्लाइंट क्या कोई भी बन सकता है? बिल्कुल, आप जैसे जीरोधा के क्लाइंट होंगे, आप जैसे HDFC कोटक सिक्योरिटीज के क्लाइंट होंगे, तो जिसमें भी आपने अपना डीमेट अकाउंट जिस ब्रोकर के पास खुलवा रखा होगा तो आप उसके क्लाइंट हैं। द एक्सचेंज assign the exchange assign a trading member ID to each of its trading member। ठीक है, एक एक्सचेंज के पास जितने भी ट्रेडिंग मेंबर होंगे, ट्रेडिंग मेंबर को आप एक समझ लीजिए, एक पन्ना, एक राइट है। ये पन्ना और ये राइट जिस कंपनी के पास है, जिस आदमी के पास है, समझ लीजिए उसके पास ये राइट है कि वो ट्रेडिंग करवा सकता है या कर सकता है। ठीक है ना, पहले बता दिया, आइदर ऑन बिहाफ और देयर क्लाइंट। ठीक है, तो उनको एक आईडी प्रोवाइड की जाती है, ये इसमें बोला गया है। और एक ट्रेडिंग मेंबर जो है उसके पास एक से ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं। वो तो जितने मर्जी यूज़र हो सकते हैं। यूज़र ही नहीं होंगे तो उनका जो बिजनेस है वो डेवलप्ड कैसे होगा? ठीक है ना, तो समझे आप मेरी बात को।
तो द नंबर ऑफ यूजर अलाउ फॉर ईच ट्रेडिंग मेंबर इज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, एक ट्रेडिंग मेंबर के नीचे कितने यूजर होंगे, और उस दरअसल होता है क्या है कि आप इसको समझिए, एक ट्रेडिंग मेंबर का आपको पावर मिल गया, ठीक है। उस ट्रेडिंग मेंबर के नीचे बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, ठीक है। और उन ब्रोकर के नीचे क्या होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं। उन सब ब्रोकर के नीचे क्या होते हैं, ऑथराइज पर्सन होते हैं। और उनके नीचे फिर हमारे जैसे बंदे होते हैं, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर होते हैं जो बाय और सेल करते हैं, उन्हें क्लाइंट कहा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग मेंबर से नीचे से लेकर के आखिरी तक जितनी भी मैंने आपको चैन बताई है, आप इसको समझें यूजर, ठीक है। क्या समझे, यूजर। तो उन्होंने क्या बोला है, अ नंबर ऑफ यूजर अलाउ फॉर ईच ट्रेडिंग मेंबर इज डिसाइडेड बाय एक्सचेंज फॉर टाइम टू टाइम। कि ये ट्रेडिंग मेंबर डिसाइड नहीं करेगा कि उसके नीचे कितने नंबर ऑफ यूजर्स रहेंगे, कितने उनके नीचे कितने नंबर ऑफ ब्रोकर या सब ब्रोकर रहेंगे। ये डिसाइड करेगा एक्सचेंज। और ये टाइम टू टाइम एक्सचेंज उनकी लिमिट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। और क्या बताया, अ यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द एक्सचेंज। और ये जो यूजर है, मुंह उठा के यूजर नहीं बन जाएगा। चलो जी, आज ये एक्स बंदा जो है, ये एक ट्रेडिंग मेंबर है, मैं बी हूँ, मैं इसके पास गया, मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं इसका यूजर बन गया। नहीं, अगर मुझे फलाना आदमी का ट्रेडिंग मेंबर बनना है तो पहले मुझे एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। पहले मैं एक्सचेंज के पास जाऊंगा कि मेरे को आप रजिस्टर्ड करो। क्या रजिस्टर करो, उस बंदे का मुझे क्या बनना है, उस बंदे का मुझे यूजर बनना है, जिसका ट्रेडिंग नंबर ये है। यानी कि मैं गुहार लगाऊंगा एक्सचेंज से कि आप मेरे को एज अ यूजर बनने दो फलाना ट्रेडिंग मेंबर का, ठीक है। समझ में आ गई। तो यूनिक ट्रेडिंग आईडी द यूनिक ट्रेडिंग मेंबर आईडी इज कॉमन फॉर ऑल यूजर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ट्रेडिंग मेंबर यूनिक ट्रेडिंग मेंबर आईडी इज कॉमन फॉर ऑल यूजर, मतलब जितने भी उस ट्रेडिंग मेंबर के नीचे यूजर होंगे उनकी आईडी एक ही होगी। सपोज मैं किसी एक ट्रेडिंग मेंबर के नीचे का यूजर हूँ, तो मैं किसके पास जाऊंगा, एक्सचेंज के पास, कि मुझे फलाना ट्रेडिंग मेंबर का जो है उसका यूजर बना दे। तो वो मेरे को जो है एक आईडी दे देगा। फिर उसके बाद कोई और गया तो उसको भी एक आईडी दे देगा, तो कोई और गया फिर उसको एक आईडी। तो इन सब का आईडी जो होगा वो सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि एक्सचेंज को पता लग जाए कि इतने नंबर, इस यूजर आईडी का जो बंदा है, इस यूजर आईडी का जो बंदा है वो बेसिकली इस ट्रेडिंग मेंबर का यूजर है, ठीक है ना। अगर वो सबको अलग अलग नंबर देगा तो उसके लिए टफ हो जाएगा, तो वो सबको एक ही नंबर दे देगा। मतलब एक तरह से मान लीजिए एक जेल है, और उस एक जेल में मैंने जितने भी गंदे कैदी हैं उन सबको एक ही तरह की ड्रेस पहना दी, तो मैं समझ जाऊंगा ना कि जो ये ब्लैक रंग में जितने भी कैदी हैं इस जेल में है, ये गंदे हैं, इनकी जो उम्र कैद की सज़ा है, और उनको जिनको मैंने वाइट कपड़े पहना रखे हैं ये अच्छे कैदी हैं, इनको कम सजा दूंगा, ठीक है ना। तो एक जस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो therefore it function as a reference for all user of a particular trading member। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं, हमने दे दिया, लेकिन अब हम यूजर की परमिशन दे दी एक्सचेंज ने, ठीक है। अब मैं भागा भागा जाऊंगा किसके पास, ट्रेडिंग मेंबर के पास। देख भाई देख, मैं जो है ना तेरा यूजर बन गया। तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे क्या करेगा, मुझे समझने के लिए, एक मिनट। हम्म, हाँ जी। तो वो क्या करेगा, मेरा ट्रेडिंग मेंबर क्या करेगा गाइस, वो मुझे एक अलग से एक यूजर आईडी देगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए तो सभी
यूज़र आईडी बराबर है जो एक्सचेंज ने दिया। मतलब एक्सचेंज ने तो इसलिए दिए ना ताकि वो समझ सके कि ये आप इस ट्रेडिंग मेंबर के बंदे हो, ठीक है। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग मेंबर के पास जाऊंगा कि देख देख भाई मैं तेरा यूजर बन गया, तो वो एक अपनी एक आईडी अलग से देगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, द ट्रेडिंग मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन एडुकेट कंट्रोल ओवर द पर्सन। जो ट्रेडिंग मेंबर होगा उसके नीचे जितने भी यूजर होंगे उसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, इसका होगा, ट्रेडिंग मेंबर का होगा। तो वो उनको एक यूजर आईडी देगा, वो उनको पहचानेगा कैसे कि ये कौन सा बंदा है, तो सबको एक अलग यूजर आईडी। तो यानी कि जो एक्सचेंज ने यूजर आईडी प्रोवाइड करी वो कॉमन फॉर ऑल है, ठीक है। लेकिन जो एक यूजर आईडी प्रोवाइड की जा रही है किसके द्वारा, थ्रू ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा, वो अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी, क्योंकि उसको पहचानने में आसानी होगी और जो ओवरऑल कंट्रोल रहता है वो ट्रेडिंग मेंबर का ही रहता है, ठीक है। और अभी बात किसकी कर रहे हैं, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। तो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर कौन होते हैं, a clearing member who is also a trading member। वो ट्रेडिंग मेंबर तो है ही, लेकिन क्या कह रहे हैं, सच क्लियरिंग मेंबर में क्लियर एंड सेटल्ड देयर ओन प्रोप्राइटरी ट्रेड्स। मतलब उन्होंने जो खुद के ट्रेड लिए हैं वो उनको तो सेटल करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए मैं ट्रेडिंग मेंबर हूँ और मैंने बाय और सेल किया है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं बायर के डीमेट अकाउंट में से शेयर डालूं और सेलर जिसने सेल किए हैं उसके डीमेट अकाउंट से निकलवा के उसमें डालूं, और जो उस बायर के जो पैसे हैं वो सेलर तक चले जाएं और जो सेलर के जो शेयर हैं वो बायर तक चले जाएं। इसी को सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैं अपने जितने भी ट्रेड मैंने लिए हैं मैं उसकी सेटलमेंट करूंगा, ठीक है ना। और अपने खुद के जो मैंने ट्रेड लिए उनकी सेटलमेंट करूंगा, और जो मेरे नीचे क्लाइंट हैं उनके ट्रेड की भी मैं क्लियरिंग कर सकता हूँ, और एज वेल एज ट्रेड ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर्स एंड कस्टोडियंस पार्टिसिपेंट्स। तो मैं सबके एक तरह से ट्रेड को क्लियरिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे राइट है किसका, क्लियरिंग मेंबर का, ठीक है ना, मुझे क्लियरिंग करने का राइट है। अब प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर कौन से होते हैं गाइस, आप ये समझ लीजिए, इनसे ज़्यादा जो बड़े स्केल पर काम करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक तरह से हो गया एक छोटा क्लियरिंग मेंबर और ये एक तरह से हो गया एक बड़ा क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए जो ब्लॉक डील्स होती हैं हजार हजार करोड़ रुपए की, दो दो हजार करोड़ रुपए की, तो ये जितनी भी ब्लॉक डील्स होती हैं, अभी आपने देखा होगा आईटीसी की होगी, एचडीएफसी, एएमसी की पीछे न्यूज़ आई थी। तो जो ये बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स होती हैं ये सब कौन करवाते हैं, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। तो क्या कह रहे हैं, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर क्लियर द ट्रेड ऑफ इट इज एसोसिएट ट्रेडिंग मेंबर्स। मतलब ये ट्रेडिंग मेंबर्स जो होते हैं इनके साथ जो एसोसिएटेड्स होंगे उनकी क्लियरिंग करेगा और अपने इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट्स की, ठीक है। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इज नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर। ये गाइस इसका काम ट्रेडिंग करने का नहीं है, ये क्या करेगा, सिर्फ क्लियरिंग करेगा। और ये जो पीसीएम होते हैं ये बेसिकली कौन होते हैं, ये बैंक्स होते हैं। कस्टोडियन बिकम अ पीसीएम एंड क्लियरिंग एंड सेटल टीएम, ठीक है, एज वेल एज कस्टोडियन पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो ये इन सब की इस तरह से क्लियरिंग करते हैं। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, जो खुद के ही ट्रेड लेंगे हैं और उस ट्रेड को खुद ही सेटल डाउन करेंगे। ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उन्होंने कोई बाय और सेल का ऑर्डर लिया है तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसका सेटल खुद करेंगे। वो इस क्लियरिंग मेंबर, वो इस की जो सेटलमेंट है, जो इसकी क्लियरिंग है, किसी और से नहीं करेंगे, ठीक है। अ सेल्फ क्लियरिंग मेंबर इज आल्सो अ क्लियरिंग मेंबर ऑन एक्सचेंज। सच क्लियरिंग मेंबर में क्लियर एंड सेटल देयर ओन प्रोप्राइटरी ट्रेड एंड देयर क्लाइंट्स। खुद के ही करेंगे, ठीक है, किसी और के सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो सेल्फ का मतलब आप याद रखिए खुद के। पार्टिसिपेंट्स कौन, हम। पार्टिसिपेंट्स कोई नहीं, इज अ क्लाइंट ऑफ ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। क्लाइंट में ट्रेड थ्रू वेरियस ट्रेडिंग मेंबर बट सेटल थ्रू अ सिंगल क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं ऑथराइज पर्सन की, ठीक है।
गाइस ऑथराइज पर्सन के बारे में क्या कहता है? सेबी had earlier allowed spread of sub-brokership as well as a authorized person network to expand broker network. गाइस पहले क्या होता था कि जो पहले कब 21 जून 2018 से पहले क्या होता था? एक ब्रोकर होता था, उसके नीचे सब ब्रोकर होता था। ठीक है, तो इस तरीके से चेन चलती थी, एक ब्रोकर और एक सब ब्रोकर। ठीक है, तो ये सब क्यों करा जाता था? एक नीचे ब्रोकर, उसके नीचे बहुत सारे ब्रोकर, जैसे मान लीजिए एक LIC है और एक LIC के कितने सारे एजेंट्स हैं। तो ये LIC ने जो अपने गली गली में एजेंट्स बिछा रखे हैं, ये क्यों बिछा रखे हैं? तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है ना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इस चीज को सेबी ने यहाँ पे कुछ रूल लगाए। क्या लगाए? हाउएवर सेबी बोर्ड इन मीटिंग हेल्ड 21 जून 2018 डिसाइडेड सब ब्रोकर एज अ immediately and shall cease to be exist with effect from April 1, 2019। क्या बोला इन्होंने? All existing sub-broker would migrate to become a authorized person or a trading member। गाइस इन्होंने जो बोला, ये बोला कि जो 21 जून 2018 से पहले जो ब्रोकर और सब ब्रोकर वाली जो एक नेटवर्क चलती थी, हम उसको सीज टू बी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो इंटरमीडियरी की तरह से आप काम कर रहे थे, हम उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। और ये इन्होंने डिक्लेयर कब किया? 21 जून 2018 को। और ये कब से लागू में आया? 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जितने भी सब ब्रोकर हैं, जितने भी सब ब्रोकर जो हैं, अब उनको अपने ब्रोकर से कुछ नहीं करना, उनके पास नहीं जाना। अब किसके पास जाना है? अपने आप को माइग्रेट कर लेंगे, मतलब अपने आप को सब ब्रोकर अपने ब्रोकर के साथ नहीं माइग्रेट करेंगे। किसके साथ करेंगे? सब ब्रोकर अपने आप को माइग्रेट करेंगे अपने ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ और ऑथराइज पर्सन के साथ। ठीक है ना, तो क्या बोला? ऑल एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर वुड माइग्रेट किसके साथ? ट्रेडिंग मेंबर इफ द सब ब्रोकर मीट द एलिजिबल। अच्छा, ये सब ब्रोकर जब अपने ट्रेडिंग मेंबर के साथ, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं सेबी ने ये क्यों किया? आप एक ब्रोकर हैं, मेरे क्लाइंट को कैसे पता लगेगा? आप कुछ भी फ्रॉड करके चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पहले अगर मान लीजिए किसी एक सब ब्रोकर ने कोई गड़बड़ी कर दी, तो उसकी बात किसके पास आएगी? ब्रोकर के पास। और ब्रोकर किससे कनेक्टेड है? ट्रेडिंग मेंबर के साथ। तो सेबी ने ये चीनी काट दी। सेबी ने कहा अब जितना भी कंट्रोल रहेगा सब ब्रोकर का, वो ब्रोकर के पास नहीं बल्कि ट्रेडिंग मेंबर के पास रहेगा, क्योंकि एक चैन है। ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर के नीचे यूजर्स, यूजर्स के नीचे ब्रोकर्स, ब्रोकर के नीचे सब ब्रोकर और सब ब्रोकर के नीचे पार्टिसिपेंट्स। तो इस सब ब्रोकर वाली लाइन उन्होंने काट दी और डायरेक्ट क्या बोला कि जो सब ब्रोकर हैं डायरेक्ट माइग्रेट। अब किससे किसकी सुने, अब इनके हाथ, इनके सर पर जो हाथ रहेगा वो ब्रोकर्स का नहीं रहेगा, वो किसका रहेगा? ट्रेडिंग मेंबर्स का रहेगा। और ये सब ब्रोकर अब क्योंकि माइग्रेट हो रहे हैं ट्रेडिंग मेंबर में, तो पहले जो भी कागजी कार्रवाई है, जो भी बाय लॉज हैं, उनको कंप्लीट कर लें सेबी रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है ना, तो इन्होंने यही यहाँ पे कहा है, ऑल द एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर वुड माइग्रेट टू बिकम ऑथराइज पर्सन्स और ट्रेडिंग मेंबर्स if the broker meet the eligible criteria prescribed under the SEBI regulations and by complying these regulations। ठीक है, ठीक है गाइस। तो इसके ऊपर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये जो सब ब्रोकर वाली जो चीज़ है कब से ख़त्म हुई, तो आप लिख देंगे इसका जो ऑर्डर पास हुआ वो 21 जून 2018 को पास हुआ था, लेकिन ये कागजों में लागू कब हुई? 1 जून 2019 को। मतलब कानून बना मीटिंग में 21 जून को, और उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से ये जो सब ब्रोकर वाली नीति है ये खत्म।
और जितने भी सब ब्रोकर हैं वो माइग्रेट कर लें अपने ऑथराइज पर्सन यानी कि ट्रेडिंग मेंबर के साथ। सही है, सीबी ने सही डिसीजन लिया, फ्रॉड कम होंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं मार्केट टाइमिंग की। देखिए गाइस, जो इक्विटी में ट्रेडिंग करने का इंडिया का टाइम है वो सुबह 9:15 से 9:30 तक है। ठीक है। मार्केट का जो प्री ओपन हो जाती है वो हो जाती है 9 बजे से, लेकिन जो आप अपने उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं वो 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है। शुरू शुरू में एक्सचेंज ने, ठीक है, इक्विटीज मार्केट को बोला कि आप ट्रेडिंग कब कब किस टाइम से किस टाइम तक करना चाहते हैं। ठीक है। तो एक्सचेंज ने टाइम दिया था कि आप 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे रात तक कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हैं। तो जो इक्विटी मार्केट के जितने भी मेंबर्स थे, ट्रेडिंग मेंबर्स, उन्होंने क्या टाइम डिसाइड किया? सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। ठीक है। वहीं अगर मैं करेंसी की बात करूं तो इंडिया में जो करेंसी का जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर के इवनिंग में 5 बजे तक है। 9:15 से नहीं है। एक्सचेंज की जो करेंसी की जो ट्रेडिंग है वो 9 बजे से ही चालू हो जाती है। ठीक है। और वहीं मैं अगर कमोडिटीज़ की बात करूं तो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक चलती है। ठीक है। और वहीं अगर मैं विंटर की बात करूं तो वो 11:55 तक चलती है। तो जैसे भी आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी में भी जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, उन्होंने यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आप उसको रीड कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको इजीली पता होना चाहिए बस 9 से 3:30 तक की ट्रेडिंग होती है। ठीक है ना। वैसे तो टाइम उन्होंने रखा था, मैंने आपको बताया था ना कितने, 9 से 11:55 तक का उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन इक्विटी वालों ने अपना टाइम कितना सेलेक्ट किया? 9:15 से 3:30 तक का। ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कॉर्पोरेट हिरार्की। गाइस कॉर्पोरेट हिरार्की को समझने के लिए आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो मैनेजमेंट में क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट होती है, एक मिडिल मैनेजमेंट होती है और एक लोअर मैनेजमेंट होती है। ठीक है। तो लोअर मैनेजमेंट किसको अप्रोच करेगी? मिडल को। और मिडल किसको अप्रोच करेगी? टॉप को। ऐसे ही जो यहाँ पे टॉप है वो कौन है? कॉर्पोरेट मैनेजर। मिडल कौन है? ब्रांच मैनेजर। और लोअर कौन है? डीलर। ठीक है। तो डीलर का काम क्या है? डीलर का काम क्या है? अपने क्लाइंट्स का ऑर्डर लगवाना, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुनना, उनके जितने भी डेली रिलेटेड काम है वो करना। ठीक है। और अपनी इन रिपोर्ट्स को किसको देना? अपने ब्रांच के मैनेजर को। ठीक है। ब्रांच मैनेजर का काम क्या है? अपनी ब्रांच से रिलेटेड जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हैं उनको देखना कि वो सही से परफॉर्म हो रही हैं या नहीं। उस अब उस ब्रांच मैनेजर को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि दूसरे की ब्रांच में क्या चल रहा है। उसको सिर्फ किससे मतलब है? सिर्फ अपनी ब्रांच से। ठीक है। वहीं अगर मैं कॉर्पोरेट मैनेजर की बात करूं, उसका क्या मतलब होता है? वो जितने भी ब्रांच उसकी उसके अंडर जितनी भी जो ब्रांचेस आ रही हैं उस कॉर्पोरेट मैनेजर के अंदर, वो उन सबको देखेगा कि कहीं किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो सेबी के रूल एंड रेगुलेशन से खिलाफ है, या सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, या फिर कोई ऐसा फ्रॉड या स्कैम तो नहीं हो रहा, सारे काम ढंग से हो रहे हैं या नहीं, ब्रांच मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। फॉर द एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट हिरार्की के लिए, सपोज मैं बात करता हूँ एडलवाइस की। ठीक है। तो सपोज कीजिए एडलवाइस का जो हेड ऑफिस है, ठीक है, वो बॉम्बे में है। तो इन्होंने अपने जगह जगह अपने ऑफिस खोल रखे हैं, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। ठीक है। हर स्टेट में खोल रखे हैं।
तो स्टेट वाइज वो क्या हो गए, उनके ब्रांच के मैनेजर हो गए। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस खोल रखी हैं, और उनके नीचे दिल्ली में सपोज सपोज मैं कहूँ एडलवाइज ने अपनी 5 ब्रांचेस खोल रखी हैं दिल्ली में। तो जो 5 के 5 ब्रांच मैनेजर हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, टू अपने कॉरपोरेट मैनेजर को। और जो उनके नीचे डीलर आते हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, अपने ब्रांच मैनेजर को। ठीक है, तो आप ये रीड कर लीजिएगा, नोट सो टफ। अब बात करते हैं क्लाइंट एंड ब्रोकर रिलेशनशिप। गाइस ये क्या होता है कि जब आप किसी भी ब्रोकर के क्लाइंट बनते हैं, तो उस ब्रोकर की ये जिम्मेदारी होती है कि क्लाइंट ब्रोकरशिप रिलेशनशिप मेंटेन करके अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कंप्लीट करे। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, अ ट्रेडिंग मेंबर would be responsible for the various compliances related to activities including known your client। ठीक है, तो वो एक जो ब्रोकर है या एक ट्रेडिंग मेंबर जो है उसको ये काम करने ही करने हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि आप क्लाइंट का केवाईसी फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट। ठीक है, तो जितने भी क्लाइंट ब्रोकर के जो एग्रीमेंट है एग्जीक्यूशन हुए हैं उसको करेंगे। टाइमली उनके जो ऑर्डर हैं वो लेंगे और उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूट मार्जिन, अगर जो मार्जिन लेना है वो मार्जिन लेंगे फॉर, अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो, अगर कोई आपका क्लाइंट ट्रेड कर रहा है तो। मेंटेन सेपरेट क्लाइंट बैंक अकाउंट, क्लाइंट का बैंक अकाउंट जो है सेपरेट मेंटेन करेंगे। ठीक है ना, टाइमली पे इन और पे आउट जो है वो फंड्स का करेंगे। और जो कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, और उनको टाइमली जो एक अकाउंट स्टेटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है ना, या होल्डिंग स्टेटमेंट होती है, एज पर सेबी रूल उनको देनी है। ठीक है, तो एक क्लाइंट को अपना जितनी भी चीज़ें अपने ब्रोकर से चाहिए या ब्रोकर को जितनी भी चीज़ें सेबी के रूल के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट को देनी चाहिए वो सारी क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप में आती हैं। जब आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो क्लाइंट ब्रोकर रिलेशनशिप नेम का एक फॉर्म वो आपसे सबसे पहले भरवाते हैं। उसमें ये सारी बातें लिखी होती हैं कि भैया आपको जो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा वो कितने टाइम तक मिलेगा, आपको जो मार्जिन पे करना है वो ऐसे ऐसे करना है, अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपकी ये पेनल्टीज हैं, और जितने भी अगर कुछ भी लॉस हुआ आने वाले टाइम पर तो वो सारे के सारे किसके हैं, वो हमारे नहीं है, वो आपके हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, अब बात करते हैं ऑर्डर टाइप एंड कंडीशंस की। देखिए, जो भी हम ब्रोकर के टर्मिनल पे ऑर्डर लगाते हैं उन ऑर्डर की टाइप्स यहाँ बताई गई हैं। एक होता है डे ऑर्डर। डे ऑर्डर का मतलब क्या है कि मैंने ये ऑर्डर आज लगा दिया। ठीक है, सपोज मैंने रिलायंस का या किसी भी स्टॉक का एक ऑर्डर लगा दिया आज कि अगर ये प्राइस अगर आज आ जाए, अगर ये प्राइस आज आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल। इसको कहते हैं डे ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बताया, इमीडिएट एंड कैंसिल ऑर्डर। इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर क्या होता है, ये होता है कि जो मैंने ऑर्डर लगाया है बाय और सेल का,
ये इमीडिएट अगर आ जाए, मेरे बटन दबाते ही अगर इमीडिएट आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो वो कैंसिल। डे ऑर्डर में क्या था कि मैं पूरे डे वेट कर रहा हूँ, और इमीडिएट ऑर्डर में क्या है कि मैं इमीडिएट चाहता हूँ उसको। अगर सपोज कीजिए मैंने 100 शेयर्स का ऑर्डर लगाया था और उसमें से 5 इमीडिएट ऑर्डर लग गए हैं, तो 5 तो ऑर्डर लग गए, बाकी के 95 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं प्राइस कंडीशन पे। गाइस लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर होता है कि मुझे मेरे भाव पर ही वो शेयर चाहिए, या मुझे मेरे को मेरे भाव पर ही वो शेयर सेल करना है, तो उसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। वहीं मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि जो भी बेस्ट प्राइस उस टाइम चल रहा है मार्केट का, जो मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं उसमें लेने के लिए तैयार हूँ। तो जब मैं मार्केट ऑर्डर डालूंगा तो जो भी मार्केट में बाय और सेलर बैठा होगा, और जो भी उस शेयर का प्राइस चल रहा होगा, वो प्राइस पे मेरा ऑर्डर लग जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? सपोज मैं ये कहता हूँ मैंने ये बाय किया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये शेयर प्राइस अगर मैंने 100 पे बाय किया है, और अगर ये शेयर का प्राइस 98 आ जाए, तो ये मेरा ऑर्डर जो है कट जाए, मतलब ये ऑर्डर जो है मेरा जो बाइंग है वो सेलिंग हो जाए। ऐसे अगर मैंने सेल का ऑर्डर लिया है और मैं चाहता हूँ कि अगर ये 100 अगर पहुँच जाए तो ये मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है लग जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने वही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, कोई इतने मुश्किल नहीं है। गाइस ऑर्डर मैचिंग रूल्स क्या होते हैं? ऑर्डर मैचिंग रूल्स का मतलब होते हैं, सपोज कीजिए आप जब बिड एंड आस्क का ऑर्डर की जो विंडो है वो खोलेंगे, तो आपको ऑर्डर्स में बाइंग साइड में बाइंग ऑर्डर्स लगे दिखाई देंगे, और सेल साइड में सेल्स ऑर्डर लगे दिखाई देंगे। तो बायर भी खड़ा है और सेलर भी खड़ा है, तो जब बायर और सेलर दोनों जिस प्राइस पे मान गए बेचने के लिए और खरीदने के लिए, तो वो मान गए, तो जिस जिस प्राइस पे वो दोनों मान गए, एक ने बाय कर लिया और एक ने सेल कर लिया, उसको कहते हैं ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, तो सपोज कीजिए बायर खड़ा है 100 पे, ठीक है, और सेलर खड़ा है सपोज 101 पे। ठीक है, तो ना बाय कोई करेगा ना सेल करेगा, क्योंकि बायर कितने पे खड़ा है? 100 पे, और सेलर कितने पे खड़ा है? 101 पे। वहीं अगर बायर 101 वाला आ जाए या सेलर 100 वाला आ जाए, तो ये ऑर्डर मैच हो जाएगा। इसी को मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहते हैं, कि बेस्ट प्राइस पे ऑर्डर जो का बाय और सेल होना, वो ऑर्डर मैचिंग रूल कहलाता है, और वही ऑर्डर आपको आपके स्क्रीन पर, वही प्राइस आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आते हैं गाइस प्राइस बैंड। गाइस प्राइस बैंड क्या होता है? देखिए, कोई भी एक्सचेंज, वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके एक्सचेंज के स्टॉक्स में, या उसके एक्सचेंज के डेरिवेटिव में इतनी वॉलेटिलिटी हो कि सामने वाला इन्वेस्टर घबरा जाए। पहले क्या होता था, शेयर प्राइस एक दिन में नीचे आ जाते थे, ठीक है ना, कोई कट ही नहीं होता था, तो आपने देखा होगा कि लोग सुसाइड कर लेते थे। ठीक है, तो इन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सेबी ने क्या किया? बैंड लगा दिया। बैंड लगा दिया मतलब उसमें लिमिट लगा दी। ठीक है ना, लिमिट लगा दी, लिमिट लगाने का सेंस मतलब क्या है? लिमिट लगाने का मतलब ये है, अगर उस प्राइस में किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक एक साथ अगर बढ़ा, तो वो उस लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ेगा। उस लिमिट पे अगर आएगा तो एक्सचेंज उसको एक बार के लिए स्टॉप करेगा, इसको कहेगा रुक जा, अभी थम जा। तो वहाँ पे उस प्राइस को 5-10 मिनट के लिए एक्सचेंज क्या करता है? विंडो को क्लोज कर देता है। विंडो को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है, कि अभी ये प्राइस यहाँ रुकेगा, और फिर वो टर्मिनल को दोबारा से 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद खोला जाता है। इसी चीज को हम अपर सर्किट या लोअर सर्किट कहते हैं। और ये आपने कोरोना के टाइम पर देखा होगा कि स्टॉक में कितने लोअर सर्किट लगते चले गए, इंडेक्स में लोअर सर्किट लगते चले गए। ये 10-12 साल में, काफ़ी सालों में एक बार होता है। तो इसी मेल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक्सचेंज क्या लगता है?
उसके ऊपर सर्किट लगा देती है। तो ये सर्किट इंडेक्स फ्यूचर के लिए कितना है 10%। कि अगर इंडेक्स एकदम भाग गया तो 10% के बाद वो कहीं उस टाइम पे अगर ट्रेडिंग खुली है तो हॉल्ट करेगा, एक्सचेंज उसको कहेगा रुक जा, थम जा, उसको वो क्या करेगा, ठंडा कर देगा, टर्मिनल को बंद कर देगा। तो वहाँ पे प्राइस रुकेगा, इन्वेस्टर को समझने का मौका मिलेगा, रुकने का मौका मिलेगा, और फिर वो उसको उस में फिर से, इसे कहते हैं उसको लिमिट लगा देना। तो वहाँ पर अगर एकदम से पहुँच गया, एकदम से पहुँचा, तो एक्सचेंज उसके ऊपर उस टर्मिनल को बंद भी करता है 15-10 मिनट के लिए और फिर दोबारा खोलता है। ठीक है। और फ्यूचर्स के लिए, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के लिए भी वो 10% बोला है। और ऑप्शंस के केस में उन्होंने बोला है कि अ काउंटर स्पेसिफाई प्राइस रेंज बेस इट्स डेल्टा वैल्यू। डेल्टा को हम उसको देखेंगे इन द व्यू दिस ऑर्डर प्लेस एट अ प्राइस बियॉन्ड द ऑपरेशन रेंज। ठीक है। क्या बोला उन्होंने, एक्सचेंज फ्रीज कर देगा उस प्राइस को, जो मैंने आपको बताया कि वो टर्मिनल को बंद कर देते हैं, 10-15 मिनट बाद खोलते हैं। ठीक है। और ऑप्शंस के केस में क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई एक स्ट्राइक प्राइस, डेल्टा के बारे में आपको बताया है मैंने कि जितनी भी एट द मनी प्राइस के जो ऑप्शंस होते हैं उनका डेल्टा 50 होता है, और जितनी उनकी उसकी उनकी जितनी भी इन द मनी ऑप्शंस चले जाते हैं तो वो बढ़ते रहते हैं 60, 80, 90, 100, और आउट ऑफ द जो मनी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, 40, 20, 10। अब सपोज कीजिए प्राइस एकदम से शूट अप किया 10%, तो उसका डेल्टा भी तो हिलेगा, क्योंकि डेल्टा जो है मैंने बताया था ऑप्शंस जो ड्राइव होते हैं अपनी उसकी अंडरलाइंग एसेट्स के थ्रू होते हैं। ठीक है। तो अगर उनके डेल्टा एकदम से स्पाइक करेंगे, सपोज किसी का डेल्टा 50 है और एकदम से विदिन स्पाइक कर गया, तो उसका डेल्टा 20 से बढ़ गया, तो उस डेल्टा के ऊपर गवर्नमेंट नज़र, उससे भी नज़र रखेगी और उसको अकॉर्डिंगली उस तरीके से हैंडल करेगी। लिमिट उन्होंने नहीं यहाँ दी है, जैसे फ्यूचर्स में और स्टॉक के फ्यूचर्स में और इंडेक्स के फ्यूचर्स में दी है, लेकिन ऑप्शंस में इन्होंने यहाँ नहीं दी है, बल्कि सेबी को देनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस के प्राइस एक एक दिन में मैंने देखा है भैया, चौगुने, तिगुने, 10 गुने तक हो जाते हैं। ठीक है। अब आज बात करते हैं द ट्रेडिंग वर्किंग स्टेशन। गाइस, ट्रेडिंग वर्किंग स्टेशन क्या है, आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए, आपको एक टर्मिनल मिलेगा जिस पे आप बाय ऑर्डर डाल पाएंगे, सेल ऑर्डर डाल पाएंगे, वहाँ आपको शेयर का भाव दिखेगा, वहाँ आपको शेयर की विंडो दिखेगी, उसके प्राइस ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, उसका चार्ट दिखेगा। ठीक है, कितने टिक प्राइस, कितने कितने प्राइस के नीचे बायर खड़ा है और कितने प्राइस के ऊपर बायर खड़ा है, सेलर खड़ा है, वो सब आपको जो दिखेगा एक अपने टर्मिनल पे, उसको ही ट्रेडिंग वर्किंग स्टेशन कहते हैं। नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब इन्होंने क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द टर्मिनल सिस्टम। देखिए गाइस, जब भी कोई ट्रेडिंग मेंबर अपने लिए सौदा करता है, तो उस एक्सचेंज को कैसे पता लगेगा कि ये सौदा उसने अपने अकाउंट, अपने ओन के लिए किया है। तो उस जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे लिखेगा प्रो मतलब प्रोप्राइटरी ऑर्डर, मतलब एक्सचेंज समझ जाएगा कि ये इस ट्रेडिंग मेंबर का खुद खुद का ऑर्डर है। और जो क्लाइंट का, जो आउटसाइड द ट्रेडिंग मेंबर के ऑर्डर होंगे, जो उसने क्लाइंट्स के लिए लिए होंगे, उसके उसके ऊपर लिखा हो, उस ऑर्डर के ऊपर लिखा होगा CLI। ठीक है, क्लाइंट ऑर्डर। बस यही इन्होंने अलग से बताया है। अब बात करते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर होते हैं, इंडेक्स बेस्ड ऑप्शंस होते हैं, इंडेक्स बेस्ड ऐसे स्टॉक बेस्ड फ्यूचर्स होते हैं, और स्टॉक बेस्ड क्या होते हैं, स्टॉक बेस्ड फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो ये इसके बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ पहले ही अपने 5th चैप्टर में, कि जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी भी फ्यूचर्स का लेते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशंस जो है आपको एक बार रीड कर लेनी चाहिए। अगर अंडरलाइन है वो एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ होंगी, अगर वो फ्यूचर का स्टॉक है तो उसका नाम होगा फ्यूचर STK। टिक प्राइस क्या रहेगा उसका, मतलब जो सेलर और बायर जो मिलेगा मुझे, मैं जो बाय और सेल कर सकता हूँ, वो इन अ डिफरेंट ऑफ 0.05 के भाव पर मेरा बाय और सेल ऑर्डर लग जाएगा। ट्रेडिंग साइकिल 3 मंथ का होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, जो किसी भी
फ्यूचर का अगर मान लीजिए मैं आज खड़ा हूँ तो मैं 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। एक्सपायरेशन कब होती है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है ना। और सेटलमेंट कब होती है? किसी भी फ्यूचर्स की या मार्क टू मार्केट रहेगी, और अगर आपको सेटलमेंट करते हो T+1 डे बेसिस। तो इसके बारे में मैं डिटेल में सेटलमेंट की पहले ही बात कर चुका हूँ। और इससे रिलेटेड ये जो एक सेटलमेंट का ये जो है पूरा का पूरा जो हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और उससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैं आपको एक पूरा पूरा प्रैक्टिकल फ्रेम आपको जो समझाऊंगा, वो अकाउंट एंड टैक्सेशन की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। नोट्स इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन जो फ्यूचर्स के होंगे स्टॉक के, उनको फ्यूचर एस टी के नाम से बोला है, और ऑप्शंस के जो होंगे वो ऑप्शन एस टी के नाम से बोला है। ऑप्शंस के टाइप होते हैं पी एंड सी, मिनिमम वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है। तो ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। और आपकी ने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है मैंने इसके बारे में इन डिटेल में बताया है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं गाइज, बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत क्रिटिकल चीज़ है समझना इस चीज़ को। मैंने और भी यूट्यूब के वीडियो देखे हैं, तो इन्होंने इस टॉपिक को ना हवा में घुमा दिया। ठीक है ना। इन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया इस टॉपिक को पढ़ाने में, जितने भी जो मैंने और यूट्यूब के चैनल व्यूज़ करे हैं फॉर दिस चैप्टर। ठीक है। तो अब हम बताते हैं गाइस ये क्या है। इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल वे में इसको समझाता हूँ। देखिए, किसी भी स्टॉक को अगर अपने डेरिवेटिव प्रोडक्ट खोलने हैं, मतलब फ्यूचर और ऑप्शंस में उसको आना है, डेरिवेटिव में आना है, तो उसको एक क्राइटेरिया, उसको एक रूल्स और सेबी के एक्सचेंज के फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी उस स्टॉक में डेरिवेटिव के फ्यूचर और ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो शुरू हो पाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड टू वर्ड भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसको ओवरव्यू ऊपर से दे देता हूँ। तो सेबी कहता है कि जितने भी स्टॉक मार्केट में, जितने भी एक्सचेंज में स्टॉक ट्रेड ट्रेड हो रहे हैं, ट्रेडेबल हैं, उसके टॉप 500 स्टॉक आप ले लीजिए। कौन से? टॉप 500। सबसे पहले आप देखिए अपने आप को कि या क्या क्या जो जो स्टॉक आप डेरिवेटिव में डालना चाहते हो, ठीक है ना, फ्यूचर और ऑप्शन में डालना चाहते हो, क्या वो 500 टॉप स्टॉक में आता है? और जो ये गाइस 500 टॉप स्टॉक हैं, इसको सेबी ने क्या है, इसको आप जज करेंगे कैसे? आप एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू उसकी पिछले 6 महीने की देख लीजिए। समझ में आई? आप 500 जो टॉप स्टॉक, पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो स्टॉक है ये 500 टॉप स्टॉक में आता है या नहीं। और ये 500 जो स्टॉक की जो लिस्ट बनेगी, ये हम कैसे बनाएंगे? एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे और प्लस एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू देखेंगे पिछले 6 महीने की कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। ठीक है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, ऐसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते रहेंगे, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक के 500 स्टॉक हम साइड कर लेंगे। कौन से 500 स्टॉक? जिनकी एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन और एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू दोनों की दोनों ज़्यादा है। ठीक है ना। सपोज कीजिए मार्केट में 20 स्टॉक है, 20, मैं फॉर द एग्जांपल आप मान लीजिए समझाने के लिए, मार्केट में इस टाइम जो ट्रेडेड हो रहे हैं वो 20 स्टॉक हैं। उन 20 स्टॉक में से मुझे 5 स्टॉक ऐसे लेने हैं जो टॉप हैं, और वो टॉप के हैं तो वो कैसे पता लगेंगे? जिनकी ये दोनों वैल्यूज़ को जोड़ूं, वो हायर साइड में आ रही हैं, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो ऐसे मैं 5 स्टॉक अपने लिए पकड़ लूँगा। तो वो, और वो भी कैसे? एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, पूरे के पूरे 6 महीने तक के
ये वैल्यूज का मैं सम देखूंगा। ठीक है, तो अगर वो उन 500 स्टॉक में उनकी कैटेगरी में हर 6 महीने में आप उस 500 स्टॉक की कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप डेरिवेटिव में आने की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा है कि जो उनका ऑर्डर साइज है वो लेस देन नहीं होना चाहिए 25 लाख का। और क्या बोला है उन्होंने, और क्या बोला है, जो उनका मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट है वो 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। आप 500 स्टॉक की कैटेगरी में आ गए, आपने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई आपको करनी है कि जो आपका जो ऑर्डर का जो साइज है, जो स्टॉक मीडियन क्वार्टर ऑर्डर का जो साइज है वो नेट नेट लेस देन 25 लाख होना चाहिए। मतलब 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए और 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए इन पोजीशन लिमिट वाइज। और आपके जो स्टॉक की जो डिलीवरी है वो 10 करोड़ रुपए की उठनी ही चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, अगर आप पहले तो 500 स्टॉक में आप आओ लगातार 6 महीने तक, अगर आप लगातार 6 महीने तक आए तब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर नीचे की जो 3 लिमिट है वो आपको सेटिस्फाई करनी है। गाइस बताऊं, अगर आपने पहली वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई कर ली ना तो नीचे वाली तो अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, लगातार जब आप ये 3 महीने तक ये सारी लगातार आपने अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली 6 महीने तक तो आपका डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट का जो फ्यूचर और ऑप्शंस की ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हम कर देंगे। लेकिन सेबी क्या कहती है, रुक जा भाई रुक जा, अगर लगातार 3 महीने तूने ये पूरी नहीं करी, मान लीजिए आज मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और मेरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट चालू हो गया और अच्छे से मैं सारी कंडीशंस को मीट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट का फ्यूचर एंड ऑप्शन चालू हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है अब सेबी कि हम तुझे उठा के बाहर भी फेंक देंगे, हम तुझे उठा के बाहर फेंक देंगे अगर तूने ये जो ऊपर की चारों कंडीशन है 3 महीने तक लगातार फॉलो आगे नहीं करी। मतलब पीछे पीछे नहीं करी, पीछे तो करनी ही है, कब तक, 6 महीने तक। और एक बार आ गया, तेरा प्रोडक्ट का डेरिवेटिव खुल गया और हमें दिखा कि आने वाले 3 महीने तक या लगातार 3 महीने तक किसी भी एक महीना तूने इन चारों कंडीशन से बाहर हो गया तो हम तुझे बाहर फेंक देंगे अगले 6 महीने के लिए। कुछ समझ में आया आपको? मैं दोबारा से समझाता हूँ। पहली बात तो क्राइटेरिया मीट करने के लिए चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, 6 महीने तक आपका डेरिवेटिव ओपन हो गया, आपका डेरिवेटिव में स्टॉक आ गया। ठीक है, और अब आप आ गए, खुशी की बात है। अब यही सारी चीजें अगर आपने किसी भी 3 महीने तक रेगुलरली फॉलो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए पहला महीना तो मेरा चल ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा महीना चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब जो तीसरा महीना आया तो पहले महीने में भी ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, दूसरे महीने में भी ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए और तीसरे महीने में भी ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो 3 महीने लगातार ये कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर जिस महीने भी टूटी तो हम आपको नेक्स्ट 6 महीने तक डेरिवेटिव के अंदर नहीं आने देंगे। तो जो आपने सुना होगा स्टॉक बैन में चला गया, हाई स्टॉक बैन में चला गया, वो यही चीज है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया एंश्योर दैट द स्टॉक इज लार्ज इन मार्केट वाइज कैपिटलाइजेशन, टर्नओवर वाइज सफिशिएंट लिक्विडिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो है ही। अब क्राइटेरिया इन्होंने क्या कहा है, द स्टॉक ऑन विच स्टॉक ऑप्शन और अ सिंगल स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस shall confirm all broad eligible criteria for a contract period of a 6 month। ठीक है, कौन कौन सी, कि जो आपका जो स्टॉक है वो 5, अब शुरू से पढ़ लेते हैं। द स्टॉक शैल बी चूजन फ्रॉम among the top 500 stock in term
क्या टर्म बोले हैं? एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन, एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू इन द प्रीवियस ऑफ 6 मंथ ऑन अ रोल ओवर बेसिस। 6 मंथ ऑफ द रोल ओवर बेसिस मतलब आप इसको मान लीजिए लगातार 6 महीना, बीच में कोई गैप नहीं। ऐसी द स्टॉक एम क्यू एस ओ एस ओवर यानी कि ऑर्डर साइज लास्ट 6 मंथ का नॉट लेस देन 25 लाख। ऐसे ही जो पोजीशन लिमिट है नॉट लेस देन 500 करोड़ ऑन अ रोल ओवर बेसिस। ठीक है, अब इन्होंने आगे नहीं लिखा ना 6 मंथ, तो आपको ये अपने आप समझना है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऊपर ही लिख दिया क्या 6 मंथ। ये सारी बातें हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? सारी 6 मंथ के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 6 मंथ का वर्ड यूज नहीं किया। यहाँ तो किया है, यहाँ भूल गए वो। तो आपको बोझ घबराना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना। ये जो पॉइंट है इसके लिए भी 6 मंथ ही है, लगातार 6 महीने तक। और ये इनमें से अगर ये 4 बच्चे हैं, 4 कंडीशन है, एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई किसी भी महीने तो आप आउट। ओके। और जो डिलीवरी है वो डेली बेसिस पर 10 करोड़ से ज़्यादा की उठनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपने ये क्राइटेरिया लगातार 3 महीने तक एक बार अगर आप आ गए, अगर आपने नहीं फॉलो किया, ठीक है, इफ़ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फील्स टू मिस द अफोर्ड साइड यानी कि ऊपर की कंडीशन आपने एलिजिबल 3 महीने तक नहीं करी, तो हम आपका कोई भी आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इशू नहीं करेंगे। इसका मतलब आप चले गए बाहर। अब आपके कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट जो इशू हैं वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो एक्सपायरी डे पर ही फुलफिल होंगे, सेटल होंगे। लेकिन आगे के कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अब नहीं आएंगे। ठीक है। ऐसे ही ये क्या कह रहे हैं कि जो एक्सपायरी में जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सपोज कीजिए अगर मैं आज डेरिवेटिव में आया, तो तुम डेरिवेटिव में हमने पता ही किया है कि जो उनका जो ट्रेडिंग साइकिल होता है वो 3 मंथ का होता है। यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव में आया हूँ तो मेरे नेक्स्ट 3 मंथ तक के ऑप्शंस एंड फ्यूचर के प्रोडक्ट का सेगमेंट खुल सकता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप डेरिवेटिव में आ जाए हो तो पिछले 3 महीने के आगे के जो 3 महीने के डेरिवेटिव के जो प्रोडक्ट हैं उनको उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, उसमें तो आप ट्रेडिंग कर लो। लेकिन अगर आपने क्राइटेरिया को मीट नहीं किया तो जिस महीने आपने मीट नहीं किया है उसके अगले 3 महीने तक, उसके अगले 3 महीने तक कोई भी सेगमेंट नहीं खुलेगा। ठीक है। और जो खुल चुके हैं वो एक्सपायरी को एक्सपायर हो ही जाएंगे, और फिर से नहीं खुलेगा मतलब आप हो गया आउट। और फिर से ये सारे क्राइटेरिया आपको 6 मंथ तक फॉलो करने पड़ेंगे दोबारा आने के लिए। क्या बोला? अगर आप एक बार हो गए बाहर, क्या कह रहे हैं, आई स्टॉक विच इज एक्सक्लूड फ्रॉम द डेरिवेटिव ट्रेडिंग, अगर आप एक बार बाहर हो गए तो आपको दोबारा से ये 6 महीने तक ये सारे के सारे रूल, कौन से, ये चारों रूल आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है, आप इसको अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा। किसी भी इन कंडीशंस को पढ़ने के लिए आपको दरअसल क्या होता है, टाइम देना पड़ता है, एक बार में समझ में नहीं आती। ठीक है। अब हमने जो ऊपर बात करी गाइज, वो तो हमने बात करी किसकी, वो हमने बात करी स्टॉक की, कि एक स्टॉक डेरिवेटिव प्रोडक्ट में कब आएगा, डेरिवेटिव में कब आएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक इंडाइसिस की, कि एक इंडाइसिस को डेरिवेटिव में आने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया पूरे करने चाहिए। तो पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जो एक्सचेंज है, ठीक है, सबसे पहले तो एक्सचेंज कंसीडर करेगा कि उस इंडेक्स का डेरिवेटिव चालू करना है या नहीं। बेसिकली इंडिया में सिर्फ दो ही तरह के इंडाइसिस में ट्रेडिंग होती है, एक का नाम है निफ्टी 50 और एक का नाम है बैंक निफ्टी। क्या सेंसेक्स में होती है? नहीं होती। ठीक है। तो एक्सचेंज डिसाइड करता है कि किस इंडेक्सिस की डेरिवेटिव सेगमेंट ओपन होगी और डेरिवेटिव किस इंडेक्स की डेरिवेटिव सेगमेंट ओपन नहीं होगी। अब उन्होंने क्या कहा है कि हम उन्हीं, पहले तो सपोज डिसाइड कर लिया सेबी ने कि ठीक है निफ्टी की होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि निफ्टी में भी जो जैसे हमने स्टॉक की भी ऊपर कंडीशंस पढ़ी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो स्टॉक एक डेरिवेटिव मार्केट में आएगा। उसी तरह इंडेक्स के लिए क्या कहते हैं कि उसके अंदर जितने भी स्टॉक हैं जो आपने
जिन स्टॉकों को मिलाकर के इंडेक्स बनाया है, ठीक है, जैसे निफ्टी 50 की मैं अगर बात करूं तो 50 स्टॉक को मिलाकर के निफ्टी 50 बनाए, तो उनके जो 80% जो होंगे स्टॉक, उनमें डेरिवेटिव होना चाहिए, उनमें डेरिवेटिव की ट्रेडिंग होनी चाहिए। तो यानी कि अगर 70% मैंने ऐसे स्टॉक निफ्टी 50 में डाल दिए जिनकी ट्रेडिंग होती है, बाकी 30% वो वाले डाल दिए जिनकी ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट में नहीं होती, तो उस इंडेक्स की ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है। और क्या बोला, कोई भी ऐसा स्टॉक जो डेरिवेटिव में नहीं है, कोई भी ऐसा स्टॉक वो जो डेरिवेटिव में नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 में उसका वेटेज 5% से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो उस केस में भी डेरिवेटिव के उस इंडेक्स का ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो दो क्राइटेरिया बताए, एक तो 80% से ज़्यादा के स्टॉक में डेरिवेटिव ओपन हो, प्लस कोई भी ऐसा स्टॉक जिसमें डेरिवेटिव नहीं है, उसका निफ्टी 50 में जो वेटेज है वो 5% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कैसे? कॉन्टिन्यू बेसिस, मंथली बेसिस पर। स्टॉक का तो हमने बात करी थी 6 मंथ का, और यहाँ इन्होंने किसके लिए बात करी, मंथली कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ये चीज़ हमको चेक करनी है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना गाइस? ठीक है। और लगातार 3 महीने तक ये कंडीशन पूरी नहीं की तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वही वाली बात आ गई, अगर मान लीजिए आज इंडेक्स में मैंने सारी क्राइटेरिया पूरी कर ली मंथली बेसिस पर, हमने मंथली बेसिस पर कहा है, उस स्टॉक में 6 महीने के बेसिस पे था, आज मैंने निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर ली, लेकिन निफ्टी 50 का एक स्टॉक ऐसा है, गलती से क्या हुआ, उसमें ट्रेडिंग हो नहीं रही थी और अचानक से उसका प्राइस शूट अप कर गया और उसका जो इंडेक्स में वेटेज है वो 5% से ऊपर चला गया। तो आने वाले नेक्स्ट 3 महीने तक उस निफ्टी 50 के स्टॉक में डेरिवेटिव की ट्रेडिंग नहीं होगी। बहुत बड़ी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। ठीक है। वैसे तो देखिए निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक है उन सब में डेरिवेटिव सेगमेंट, उन सब के स्टॉक में डेरिवेटिव सेगमेंट होता ही है, बट ऐसी बात एक्सचेंज ने यहाँ लिख दी जो कि पढ़ो, अगर डीपली समझो तो भैया हवाइयाँ उड़ जाएं। आप समझ रहे हो, निफ्टी 50 की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको? निफ्टी 50, अरे मर जाएंगे ट्रेडर। इकोनॉमी का क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ऐसी बातें लिख दी। तो इसलिए मैंने ये देखा है कि निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक हैं सब में डेरिवेटिव होती ही होती है। और अगर एक्सचेंज को लगता है कि ये जो स्टॉक है क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहा है, तो एक्सचेंज बताऊँ क्या करता है, उसको पहले ही निफ्टी 50 से हटा देता है। बहुत से स्टॉक हैं, मैं आपको बताऊं, अभी निफ्टी बैंक में आरबीएल बैंक को सेबी ने हटा दिया, सेबी ने हटा दिया। और सेबी ने क्या करा, पहले तो उसको हटाया, उसके डेरिवेटिव की ट्रेडिंग बंद नहीं करी, उसको निफ्टी बैंक से हटाया। फिर जैसे वो हटा, फिर उसकी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग बंद हुई। फिर जैसे डेरिवेटिव की ट्रेडिंग बंद हुई, और वो तो भैया फिर तो भाई बिच गया आरबीएल बैंक। जो आरबीएल बैंक 500 के भाव पे ट्रेड होता था, वो आज मैं आपको बताऊं 100 के भाव पे ट्रेड हो रहा है, और आज 100 रुपया बिक गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज उसको पहले ही लात मार देता है, क्योंकि उसको निफ्टी 50 प्यारी है, स्टॉक प्यारे नहीं है, और उसको जरा भी डर लगता है वो पहले स्टॉक को लात मार के बाहर कर देता है। ठीक है। तो निफ्टी पे इंडेक्स की ये तो हमने बात करी कि कौन सा इंडेक्स अभी चालू हम करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। अब इन्होंने ये कहा है कि क्राइटेरिया फॉर द इवेल्युएशन, हम उसको इवेल्युएट भी करेंगे। उसका एक क्राइटेरिया इन्होंने दिया, इन्होंने क्या कहा है कि 15% ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर और 20 ट्रेडिंग मेंबर विच एवर इज लोअर का ट्रेड किया होना चाहिए। वो ये कह रहा है कि मैं हमने आज निफ्टी 50 में ट्रेडिंग चालू कर दी है, एक्सचेंज कहता है मैंने आज निफ्टी 50 के सेगमेंट में ट्रेडिंग चालू करवा दी, डेरिवेटिव चालू करा दिया, जाओ ऑप्शन खरीदो बेचो, फ्यूचर बाय करो सेल करो, और ट्रेडिंग मेंबर उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो भैया मैं ये चालू नहीं करूंगा।
भले ही निफ्टी 50 का क्राइटेरिया मीट हो रहा हो इंडेक्स में डेरिवेटिव सेगमेंट ओपन करने का, लेकिन ट्रेडिंग मेंबर जितने भी भैया ट्रेडिंग मेंबर ही तो करेंगे सेगमेंट ओपन, जो बाय सेलिंग करेंगे हम जैसे क्लाइंट ही तो करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि 15% ऑफ ट्रेडिंग मेंबर और 20% विच एवर इज लोअर, यानी कि मिनिमम 20% मेंबर को तो ट्रेड करना ही है उस इंडेक्सेस में, ठीक है। और 75% ऑफ ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग होनी चाहिए, मतलब जो उसके अंदर जो ट्रेडिंग, आप नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज निकाल लीजिए किसी भी मंथ के, उसमें से जो 75% डे है उस इंडेक्स में बाय और सेल होना चाहिए। और जो टर्नओवर में जो बाय और सेल हो रहा है उसकी टर्नओवर 10 करोड़ होनी चाहिए। और हर स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट भी होना चाहिए 4 करोड़ रुपए का, ठीक है। सॉरी, 4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस नहीं, मुझे फ्यूचर बोलना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है, द एक्सचेंज में कंसीडर इंट्रोड्यूसिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ इंडेक्स if weightage of constitute stock of an index which are individually eligible for derivative trading is at least 80%। मतलब ऐसे कितने स्टॉक होने चाहिए, 80% होने चाहिए ऐसे स्टॉक जिनका डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रहा हो। और नो सिंगल एलिजिबल स्टॉक, एक भी ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए जिसका वेटेज इंडेक्स में 5% से ज़्यादा हो, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। इसके बाद क्या रहा है, द इंडेक्स ऑन विच future and option contract are permitted to be required to comply with the eligible criteria on a continuing basis. The exchange shall check whether the index continue to meet the aforesaid eligible criteria on a monthly basis. मंथली बेसिस पे ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अगले 3 महीने तक हम फिर कोई भी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट उस इंडेक्स में नहीं होने देंगे। लेकिन जो हैं वो अपने एक्सपायरी पर, जो खुल गए हैं वो अपने एक्सपायरी पर सेटल आउट हो जाएंगे। और इन्होंने इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या, 15% ऑफ ट्रेडिंग मेंबर एक्टिवली इन द इंडेक्स डेरिवेटिव और 20% ऑफ ट्रेडिंग मेंबर विच एविजिबल शुड हैव ट्रेडेड होना चाहिए। ऐसे ही मिनिमम 75% डेज में ट्रेडिंग होनी चाहिए और जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ होनी चाहिए और जो ओपन इंटरेस्ट है वो 4 करोड़ का होना ही चाहिए, ठीक है। अभी के बाद क्या कर रहे हैं, वंस अ इंडेक्स, वही मैंने आपको जो बताया कि इंडेक्स में भी यही बात इन्होंने कही है कि अगर इंडेक्स में क्या लिखा है, वंस एन इंडेक्स इज एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द डेरिवेटिव लिस्ट it should not be considered for a re-including for a period of at least 6 months। अरे भैया क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, यहाँ बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। कहा है वंस, अगर एक बार इंडेक्स में डेरिवेटिव हट गया, अगर एक बार डेरिवेटिव हट गया, वंस एन इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेरिवेटिव लिस्ट इट शुड नॉट बी कंसीडर, हम उसको दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे अगले 6 महीने तक कम से कम। और एक्सचेंज में कंसीडर री लॉन्च उन डेरी उन फिर 6 महीने बाद एक्सचेंज री लॉन्च करेगा किसको, उन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है। समझ में आ गई आपको मेरी बात, ओके। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट फॉर कॉरपोरेट एक्शंस। देखिए गाइस, मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं उनकी बाय सेल होती है और जो शेयर्स हैं वो किसी ना किसी कंपनी के होते हैं। तो कंपनी में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लाइक बोनस, राइट इशू, मर्जर, डीमर्जर, अमलगामेशन, कंसोलिडेशन, स्प्लिट्स, ठीक है, डिविडेंड्स। तो इन सब की एडजस्टमेंट का होना का आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, मैं इसको ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, बहुत आसान है। सपोज कीजिए मैं बोनस की बात करता हूँ। बोनस क्या है, बोनस क्या है, जब कंपनी अपने डिविडेंड अपने
शेयर होल्डर को बोनस बांटती है। ठीक है, तो बोनस का मतलब क्या है कि वो बोनस के रूप में शेयर देती है, पैसे तो दे नहीं सकती, शेयर देती है। तो वो क्या करती है, वो एक रेशो डिसाइड करती है कि सपोज 2:1, यानी कि जो बोनस की जो रेशो है वो 2:1 है। तो जो जितने भी जो उनके जो होल्डर हैं उनको, जिसके पास जो एक शेयर है वो उसको डबल हो जाएंगे। 2:1 का मतलब जिसके अगर किसी के पास एक शेयर है तो वो दो हो जाएंगे, अब उनको इसको एक शेयर और मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका जो एडजस्टमेंट फैक्टर होगा वो क्या होगा, जैसे मान लो फैक्टर है 2:1, हर एक शेयर होल्डर जिसके पास एक शेयर है उसको दो शेयर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2+1/3। ठीक है, तो ये स्प्लिट स्प्लिट के बारे में। ऐसी अगर मैं स्प्लिट की बात करूँ, स्प्लिट का रेशो उन्होंने दिया है मान लीजिए 3:1। तो यानी कि क्या है, हर एक शेयर होल्डर को जिसके पास एक शेयर है वो अब तीन हो जाएंगे, मतलब दो शेयर और आ जाएंगे उसके पास। तो हम क्या करेंगे, जो उसका करंट भाव चल रहा होगा वो क्या, आपको क्या, जिस दिन बात ये रिकॉर्ड डेट होगी, जिस दिन ये रिकॉर्ड डेट होगी उस दिन ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो उसका प्राइस होगा वो भी 1/3 हो जाएगा। क्योंकि हर एक शेयर के बदले आपको तीन शेयर मिलेगा, मतलब दो और मिलेंगे। तो जो प्राइस है वो जो है डिवाइडेड बाय हम 3 कर देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं कहूँ 4:1, तो यानी कि हर एक शेयर के बदले आपको क्या है, हर एक शेयर के बदले आपको चार शेयर और मिलेंगे। तो मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको, जो एक शेयर है वो कन्वर्ट कितने में हो जाएगा, चार में। तो मतलब आपको तीन और मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, रिकॉर्ड डेट पे होती हैं। ऐसे राइट्स इश्यूज होते हैं। अगर आप उस शेयर्स के ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं तो कंपनीज आपको राइट देती है कि देखिए हम इस प्राइस पर अपने शेयर होल्डर को ये शेयर से प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट भाव शो चल रहा है। लेकिन अगर आप एक राइट एक्सरसाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये शेयर हम आपको 60 रुपये में दे रहे हैं। तो इसको राइट शेयर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिविडेंड्स की। डिविडेंड क्या होता है गाइस, डिविडेंड में आपको समझने की बात ये है कि अगर मार्केट प्राइस से, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर डिविडेंड उससे उससे 5% से कम कम है तो हम प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर डिविडेंड मार्केट प्राइस से 5% से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 5% है तो भी हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 5% से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसका जो करंट मार्केट प्राइस होगा उसको भी 5% से कम करेंगे। ठीक है, अब डिविडेंड में क्या होता है गाइस, देखिए डिविडेंड उसको मिलता है जिस दिन, रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स होते हैं। तो रिकॉर्ड डेट के दिन अगर मेरे पास डिविडेंड है, ठीक है, और अगर मेरे पास शेयर्स है तो मैं उस डिविडेंड का हकदारी हूँ। ठीक है, और रिकॉर्ड डेट से पहले की जो डेट है, सपोज कीजिए 2 तारीख रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, तो जो 1 तारीख होगी उसको हम कहते हैं एक्स डेट। 2 तारीख को क्या कहेंगे, रिकॉर्ड डेट। और रिकॉर्ड डेट के बाद की जो डेट होती है उनको क्या कहते हैं, कम डेट। तो हम कहते हैं ना कि एक्स डिविडेंड। तो अगर हम कहें कि किसी भी शेयर का रिकॉर्ड डेट कल है, तो आज हम क्या कहेंगे कि ये जो शेयर का प्राइस है ये अपने एक्स प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि कल इसकी रिकॉर्ड डेट है। और जैसे ही उस दिन उसकी रिकॉर्ड डेट होगी, तो जिस जिस दिन उस जिस भी शेयर होल्डर के पास उस रिकॉर्ड डेट पर वो शेयर होंगे उसको वो डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, अब भले ही मैं चाहूँ तो रिकॉर्ड डेट के बाद उस शेयर को बेच दूँ लेकिन मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड से पहले वाली डेट क्या कहलाती है, एक्स डेट। और डिविडेंड जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है, जिस दिन डिविडेंड जिसके पास रिकॉर्ड डेट मतलब जिस शेयर होल्डर के पास रिकॉर्ड डेट पर वो शेयर है तो उसको डिविडेंड मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट के बाद वाली डेट को क्या कहते हैं, कम डेट। ठीक है, और अगर प्राइस
5% डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो करंट मार्केट प्राइस के 5% से ज़्यादा दिया जा रहा है, तो हम प्राइस का एडजस्टमेंट करते हैं। प्राइस का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? उस शेयर प्राइस को लेस कर देते हैं 5% से, क्योंकि जो डिविडेंड है और जो प्राइस है वो साथ साथ चलते हैं। जब डिविडेंड और प्राइस अलग अलग हो जाते हैं तो प्राइस तो चला गया शेयर होल्डर के पास, डिविडेंड तो चला गया शेयर होल्डर के पास, ठीक है ना, आफ्टर द डिविडेंड, और प्राइस अकेला रह गया तो हम उसको लेस कर देते हैं। और ये कब होगा? जब 5% वाली चीज़ होगी। और एज पर सेबी रूल, रिकॉर्ड डेट के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हर कंपनी को अपने शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड क्रेडिट करना ही करना है, ठीक है। आप चाहें तो ये मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। डिविडेंड विच आर बिलो 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू, 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू, तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, अगर नहीं होगी। और लेकिन जिसकी 5% से ज़्यादा है तो उसकी कैश मार्केट में भी हम 5% से वैल्यू डाउन करेंगे, ऑप्शंस में भी 5% से वैल्यू डाउन करेंगे, और फ्यूचर्स में भी 5% से वैल्यू डाउन करेंगे, ठीक है गाइस, ठीक है। अब क्या कहते हैं? टू डिसाइड वेदर द डिविडेंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी lets above 5% of the market value of the underlying product. The market price would mean the closing price of the stock on the day of the previous to the date of which the announcement of the dividend is made by the company after the meeting of the board of director. However, in case whether the announcement of the dividend is made after the close of market hour, the same day closing price would be taken as the market price. Further, if the shareholder of the company in the AGM change the rate of the dividend declared by the board of directors when to decided uh, whether the dividend is extraordinary or not। ये क्या कह रहे हैं कि AGM हुई, अगर AGM इन द मार्केट हावर हो रही है और कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया 5% से ज़्यादा, तो जैसे ही कंपनी ने अपने AGM में 5% से ज़्यादा का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उसी टाइम वो शेयर 5% से नीचे उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, मतलब उसी टाइम आपको गैप डाउन दिख जाएगा, उसी टाइम आपको गैप डाउन 5% उसके शेयर के भाव में दिख जाएगा। लेकिन अगर जो डिविडेंड अनाउंस किया कंपनी ने वो मार्केट आवर्स के बाद किया, ठीक है, तो मार्केट आवर्स की अगर जो बात करा है तो आपको जो मार्केट ओपन, जो शेयर का भाव जो ओपन अगले दिन दिखाई देगा, वो उसके क्लोजिंग प्राइस जो पहले प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस था उससे 5% लेस करके उसकी ओपनिंग होगी। तो वो यही बात इसने यहाँ पे कही है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। अच्छा, एक बात इन्होंने ये और कही है कि अगर उनको लगता है शेयर होल्डर्स को कि नहीं डिविडेंड का जो रेट है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा है, तो एजीएम में हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। और जो भी चेंज होगा तो वो जो अगले दिन का जो प्राइस होगा, अगर डिविडेंड और बढ़ा तो वो अगले दिन हम उसको और गैप डाउन कर देंगे प्राइस को, और शेयर होल्डर को लगा कि नहीं डिविडेंड ज़्यादा बहुत है आप कम कीजिए, तो वो अगर 5% से ज़्यादा आ रहा है लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा और कम किया है, लेकिन 5% से ज़्यादा ही है, तो हम अकॉर्डिंगली जितना हमने पहले कम किया था उतना हम उस प्राइस में बढ़ा देंगे। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। टू डिसाइड वेदर द डिविडेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी द मार्केट प्राइस वुड mean the closing price of the stock on the delay of the previous to the date on which the announcement of the dividend is made by the company after the meeting of the board of director. However, in the case whether the announcement of the dividend is made after the closing of market hour, the same day क्लोजिंग प्राइस वुड बी टेकन एज द मार्केट प्राइस, ठीक है। तो वही सारी बात इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। मर्जर और डीमर्जर, मर्जर और डीमर्जर में भी गाइस सेम है। मर्जर और डीमर्जर का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना तो आप देखिए आईटीसी, इतनी दिनों से चल रहा है आईटीसी के अंदर कि उसका एफएमसीजी सेक्टर और नॉन एफएमसीजी सेक्टर, यानी कि जो सिगरेट का जो उसका बिजनेस है और जो उसका जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो अलग अलग होगा।
तो एक कंपनी का अलग अलग होना इसको कहते हैं डीमर्जर, और दो कंपनियों का मिल जाना उसे कहते हैं मर्जर। दो कंपनियों का मिल जाने की बात किसकी चल रही है आप ही बताइए? एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक की। तो दो कंपनियां जब आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं मर्जर, और जब एक ही कंपनी अलग अलग अपने को विभाजित कर लेती है, अपने आप को डीमर्ज कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं डीमर्जर। तो इसका जो प्राइस पे इफेक्ट होगा वो कब होता है? तो ये कहते हैं जब कंपनी ने अगर अपनी एजीएम में डिसाइड कर दिया कि आज की डेट से हम अलग अलग हो रहे हैं। तो जब कंपनी ने जब अनाउंस किया, ठीक है, तो हम उस अनाउंसमेंट पर जो रिकॉर्ड डेट होगी उस डेट के अकॉर्डिंग, जो रिकॉर्ड डेट पर जो भी उन्होंने स्प्लिट का रेशो दिया होगा उस स्प्लिट के रेशो में हम उस शेयर को स्प्लिट कर देंगे। तो कह रहा ऑन अनाउंसमेंट ऑफ द रिकॉर्ड डेट, ठीक है। तो आज अगर मैंने अनाउंस कर दिया कि सपोज मैंने आज है, सपोज मान लीजिए आज 1 जनवरी है, और एजीएम में मैंने डिसाइड किया कि देखिए 2 तारीख को रिकॉर्ड डेट में रख रहा हूँ, 2 तारीख को जिस शेयर होल्डर के पास इस कंपनी का शेयर होगा उसको उसको डीमर्जर के बाद 2:1 की रेशो में ये स्टॉक दे दिए जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास 10 शेयर हैं, तो 2 फरवरी को क्या होगा, वो जो अगर मान लीजिए मेरे पे 10 शेयर हो, 2:1 की उन्होंने बात करी है, तो ये जो शेयर का जो स्प्लिट हुआ है उसका 1/3 हो जाएगा प्राइस में भी और शेयर में भी। तो शेयर में भी और प्राइस में भी ये दो, जो पहले मुझे डीमैट में मेरे एक शेयर पड़ते एक कंपनी के नाम से, अब दो अलग अलग कंपनी के नाम से मुझे अपने डीमैट में ये शेयर दिखाई देंगे। ऐसे ही मर्जर में अगर दो कंपनी के अलग अलग शेयर मेरे पास पड़े हैं तो ये मर्ज होकर मुझे एक ही दिखाई देंगे, ठीक है। तो कब दिखाई देंगे? रिकॉर्ड डेट पर। अनाउंसमेंट चाहे मैं कभी कर दूं, लेकिन होगा ये सारे काम कब? रिकॉर्ड डेट पर, ठीक है। तो on announcement of record date of a merger and demerger, the last come date for the merger and demerger would be determined for the exchange of clearing corporation. The date of expiration of the old contract in the underline, which shall cease to be exist subsequent to the merger and demerger, shall be the last come date, which shall be information to the member, ठीक है। Pursuant to the announcement of the record date, no fresh month contract on future and options would be introduced, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, सपोज कीजिए आज मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि देखिए अब इसकी रिकॉर्ड डेट ये है, और आज से हम या तो अलग हो रहे हैं या तो हम आज से मिल रहे हैं। तो आज मैंने अनाउंसमेंट कर दी, तो आज की डेट के बाद से कोई भी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का वो नहीं होगा। सपोज कीजिए आज जनवरी है, तो जनवरी अगर आज जनवरी, तो अगले 3 महीने के तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट चल ही रहे होंगे, अगले 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे चल रहे होंगे, तो यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तक के कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे ऑलरेडी चल ही रहे होंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर मैंने आज जनवरी है और मैंने आज अनाउंसमेंट कर दी कि 2 फरवरी को हम अलग हो रहे हैं या मिल रहे हैं, तो आज आज से ही कोई भी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट का जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो आगे के नहीं होंगे, और जो करंट के हैं वो रिकॉर्ड डेट पर सेटल हो जाएंगे। जो करंट के हैं वो रिकॉर्ड डेट पे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस किसकी, अब बात करते हैं ट्रेडिंग मेंबर की पोजीशन लिमिट की। देखिए हर ट्रेडिंग मेंबर की पोजीशन लिमिट होती है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, एक ट्रेडिंग मेंबर इंडेक्स फ्यूचर में 500 करोड़ और 15% ऑफ टोटल ओआई विच एवर इज हायर, ये उसकी लिमिट है। और इंडेक्स में भी सेम 500 करोड़ और 15 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये इसकी लिमिट है। और सिक्योरिटीज में 20% की लिमिट इन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो द ट्रेडिंग मेंबर पोजीशन लिमिट इन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर, फ्यूचर की बात करिए किसकी, फ्यूचर के इंडेक्स की, तो 500 करोड़ और 15 करोड़ का जो ओपन इंटरेस्ट है फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में, द लिमिट वुड बी एप्लीकेबल टू ओपन इंटरेस्ट।
ठीक है, तो इंडेक्स के केस में उन्होंने लिमिट दी हुई है 500 करोड़ और 15% ऑफ ओपन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का ओआई। ऐसे इंडेक्स के केस में 500 करोड़ और 15% ओपन इंटरेस्ट इन ऑप्शंस। और जब ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं, और जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर के प्राइस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में तो स्ट्राइक प्राइस होता ही नहीं है, फ्यूचर का तो अपना प्राइस होता है, लेकिन ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सिक्योरिटीज में हम बात कर रहे हैं 20% की, 20% ऑफ द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ठीक है, तो ये पोजीशन लिमिट दी हुई है किसकी, हर एक ट्रेडिंग मेंबर की, कि इस पोजीशन के अकॉर्डिंग, इन लिमिट के अकॉर्डिंग उनको पोजीशन बनानी है। ठीक है, और ये तो उन्होंने दी है ट्रेडिंग वाइज पोजीशन लिमिट, और नीचे उन्होंने दी हुई है क्लाइंट वाइज पोजीशन लिमिट। क्लाइंट वाइज पोजीशन लिमिट में क्या कह रहे हैं कि 1% ऑफ फ्री फ्लोट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और 5% ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन डेरिवेटिव बेसिस, और शैल नॉट बी एक्सीड, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और जो क्लाइंट की जो सिक्योरिटीज, एक मिनट, लेवल अवेलेबल, एक मिनट, तो क्लाइंट लेवल पोजीशन लिमिट जो सिक्योरिटी वाइज है आर मेड ऑन मेंबर ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट। एनी मेंबर और पर्सन acting in concert who whether on 50% or more of the open interest in a particular underlying index। ठीक है, तो यहाँ ने 15% की इन्होंने लिमिट लगाई हुई, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो क्लाइंट की जो लिमिट है वो इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। किससे ऊपर, जो भी उस शेयर का, आप फ्री फ्लोट देख लीजिए। फ्री फ्लोट मतलब आप जितने टोटल नंबर ऑफ कंपनीज के शेयर हैं उसमें से लेस कर देंगे प्रमोटर के पास जितनी होल्डिंग है, तो उसकी आ गए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई। उसके 1% से ज़्यादा की आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और अगर उसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो 5% से ज़्यादा नहीं कर सकते उस अंडरलाइन स्ट्राइक प्राइस में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है गाइस। अब इन्होंने बात की है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी शैल बी 20% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय नॉन प्रमोटर इन द relevant underlying security, 20% of the free float term of a number of a share of a company। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हैं वो 20% हमें देखनी है नॉन प्रमोटर के लिए। नॉन फ्री फ्लोट देखनी है किसकी, मतलब जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको 20% आपको देखना है। ठीक है, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के ऑप्शंस की और फ्यूचर्स की जो उन्होंने लिमिट दी है। ठीक है, और द क्लियरिंग कॉरपोरेशन शैल स्पेसिफाई मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ विच शैल बी रेकनोट फॉर द पर्पज ऑफ ड्यूरिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है गाइस, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना कुछ ऐसा नहीं है। अब उन्होंने कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं द प्राइस ऑफ द बोथ स्पॉट इन द फ्यूचर मार्केट आर पब्लिश्ड बाय मैनी मेजर बिजनेस बिजनेस डायलीज सच एज इकोनॉमिक्स टाइम्स मिंट, ये सब इन्होंने बातें कही हुई हैं। अभी ये क्या कह रहे हैं कि सिंबल, अच्छा देखिए गाइस, इन्होंने बेसिक सी बातें दी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि जो डेट होती है, तो जिस दिन आप ट्रेड करो तो उसको हम ट्रेड डेट कहते हैं। हर शेयर का एक सिंबल होता है। जैसे अगर हम रिलायंस का बात करें तो रिलायंस का तो सिंबल तो आर रिलायंस ही है, लेकिन अगर एसीसी सीमेंट की बात करें उसका सिंबल एसीसी है। ठीक है ना, ऐसे ही महानगर गैस लिमिटेड की बात करें तो उसका सिंबल MGL है। ऐसे ही अगर हम ठीक है, किसी भी शेयर्स का एक सिंबल होता है, वो सिंबल आपको सर्च करना होता है उस स्टॉक में शेयर करने के लिए। ठीक है, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपका फ्यूचर का इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है तो उसके आगे आपको फ्यूचर दिखेगा, और अगर आपने ऑप्शन का लिया है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऑप्शंस लिखा हुआ दिखेगा। उस ऑप्शन से रिलेटेड एक्सपायरी डेट होती है, ये सब हम पहले बात कर चुके हैं। ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, यूरोपियन कॉल ऑप्शन और अमेरिकन कॉल ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में भी हम
ऑप्शंस के जो होते हैं वो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, हर ऑप्शन का एक ओपन हायर लो। तो ये सारी बातें हम पीछे के क्लासेस में बात कर चुके हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रेंड इन द एफ मार्केट। कह रहे हैं हम एफ मार्केट में इन इंफॉर्मेशन से पता लगा सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। क्या है? पॉजिटिव ट्रेंड। पॉजिटिव ट्रेंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप गेनर इन द फ्यूचर मार्केट। वो कह रहे हैं कि अगर आपको ट्रेंड पता करना है कि फ्यूचर मार्केट में सबसे ऊपर कौन है, तो आप जाइए टॉप गेनर की लिस्ट देख लीजिए। वहीं इन एफ में जो सबसे नीचे चल रहे होंगे तो आप उनके देख लीजिए टू टॉप लूजर्स कौन है। ऐसे ही फ्यूचर का ओआई गेनर कौन है, मतलब फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ, किसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज स्पाइक हो रहा है। तो आप जाइए एफ में और देख लीजिए इंक्रीज इन ओआई कहाँ इंक्रीज हो रहा है। ऐसे फ्यूचर में अगर जिसका ओआई डिक्रीज हो रहा है तो आप उसका ओपन इंटरेस्ट जाके देख लीजिए किसका ओपन इंटरेस्ट नीचे जाके डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। ऐसे उन्होंने पीसीआर के बारे में बताया। पीसीआर क्या होता है? अगर पीसीआर कॉल पुट रेशियो कहते हैं, अगर किसी स्टॉक का या इंडाइसिस का पीसीआर एक से ज़्यादा है तो हम मानते हैं कि ये ओवरबॉट है, और अगर किसी का हम एक से कम है तो हम इसको मानते हैं कि ये ओवर सोल्ड है, और एक को हम न्यूट्रल मानते हैं। तो जनरली क्या होता है कि एक्सपायरी के डे पर अगर कोई शेयर ओवरबॉट है तो उसको न्यूट्रल के लिए होने के लिए एक पर आना पड़ेगा, और ओवर सोल्ड है तो उसको न्यूट्रल होने के लिए एक पर आना पड़ेगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जितना इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट था वो उस पर मैंने डीप स्टडी करी है और आपको डीपली उसके बारे में बताया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ गाइज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको वॉच कीजिए, क्योंकि अभी तक जो हमने यहाँ कवर्ड किया है कंटेंट वो सिर्फ 50 मार्क्स तक का किया, और 50 मार्क्स आपके पेपर के लिए एग्ज़ाम को पास करने के लिए इनफ नहीं है। आपको मिनिमम 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो गाइज थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू फॉर टुडे।